नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आप देख रहे हैं द इनसाइडर स्टोरी। इस वक्त मैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं और इसकी वजह भी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 4 राज्यों का तूफानी दौरा शुरू कर दिया है और इनमें से 3 राज्यों में तो आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह चुनावी शंखनाद है और आने वाले चुनाव का एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर दिया। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है। 7 जुलाई 2023 सुबह लगभग 9 बजे लगभग 3 घंटे की बारिश से इतना पानी बरसा कि पूरा रायपुर तर-बतर हो चुका। शहर में जगह जगह पानी भरा था। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस कदर कीचड़ हो गई कि लोगों का चलना मुश्किल हो रहा था। 1.5 से 2 घंटे के बाद इसी मैदान पर पीएम मोदी का प्रोग्राम था। लोग सुबह से ही यहां पहुंचने लगे। आसमान में अब भी काले बादल थे। पीएम मोदी के प्रोग्राम को लेकर भी आशंकाओं के बादल गहरा रहे थे। लेकिन इसी बीच आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई। मोदी पहुंच चुके थे। वो तय समय से कुछ पहले ही रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सभा स्थल पर पहुंचे। बाद में विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। पीएम मोदी के 4 राज्यों के तूफानी दौरे की शुरुआत छत्तीसगढ़ से इसी अंदाज में हुई। पीएम मोदी ने रायपुर की सभा में ही बीजेपी के चुनावी कैंपेन की लाइन और लेंथ सेट कर दी। 2 दिन के इस तूफानी दौरे में पीएम मोदी 3 ऐसे राज्य कवर कर रहे हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। तो मोदी और सिर्फ मोदी। पीएम मोदी ने आज जो शंखनाद किया उसके कई राजनीतिक मायने। पीएम मोदी के हमलों की धार बता रही है कि चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव, चुनावी कैंपेन मोदी की शख्सियत के इर्द गिर्द ही घूमेगा। कैंपेन में मोदी का ही चेहरा चलेगा, मोदी का ही विकास एजेंडा चलेगा, मोदी के सेट किए नारे ही चलेंगे। रायपुर की रैली में पीएम मोदी ने इसकी झलक भी दिखाई। माता की छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसके निर्माण में भाजपा की प्रमुख भूमिका रही। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। आज दिल्ली से भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के तेज विकास के लिए पूरी ताकत लगा रही है। वैसे भी इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इसलिए मोदी ने इस तूफानी दौरे के लिए खासकर चुनावी राज्यों को चुना। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को सुबह पहले दिल्ली से रायपुर गए, फिर रायपुर के बाद वो यूपी के गोरखपुर पहुंचे और फिर गोरखपुर से वाराणसी। 8 जुलाई को पीएम मोदी तेलंगाना के वारंगल जाएंगे और फिर वारंगल से राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे। तो 36 घंटे 4 राज्य और 5 शहर। इस तूफानी दौरे में पीएम मोदी दर्जनों कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इनमें 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 50 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी शामिल हैं। तो चुनावी साल में पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर की 6 लेन की आधारशिला रखी।
अंतागढ़ से रायपुर के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान में बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की शुरुआत होगी। तेलंगाना में करीमनगर वारंगल सेक्शन को 4 लेन करने की शुरुआत होगी। विजयवाड़ा नागपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखी जाएगी। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी पर पीएम मोदी का सबसे ज्यादा फोकस है। मोदी के लिए देश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता यूपी से ही निकला था। लिहाजा मोदी जब गोरखपुर पहुंचे तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला जैसे प्रोजेक्ट के जरिए पूर्वांचल को सौगात दी। मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी विकास योजनाओं का पिटारा खोला। पीएम मोदी इस तरह से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव का भी शंखनाद कर चुके हैं। पीएम मोदी के इस तूफानी दौरे के टारगेट पर वो 3 राज्य हैं जहां न सिर्फ इस साल विधानसभा चुनाव है बल्कि यहां बीजेपी सरकार में भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें आती हैं, यहाँ बीआरएस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी तो वैसे भी बीजेपी के लिए बेहद खास है। हालांकि यहाँ बीजेपी के पास अपनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। 80 की 80 सीटों के लिए बीजेपी कैसे बिसात बिछा रही है, यूपी में बीजेपी के सामने एडवांटेज क्या है और चैलेंज क्या है, ये आगे बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 2024 के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश। यूपी से ही प्रधानमंत्री मोदी सांसद भी हैं। यहां की 80 सीटों को बीजेपी कैसे फतेह करेगी, इसके लिए बीजेपी अभी से चुनावी मोड में है और इसके लिए कैसे पूरी विसात बिछाई जा रही है वो भी हम आपको बताते हैं। क्या क्या समीकरण हैं जो बीजेपी को आने वाले दिनों में साधने पड़ेंगे और यूपी में बीजेपी के लिए फिलहाल कौन सी चुनौतियां नजर आ रही हैं, आइए समझते हैं। सड़क से गुजरता पीएम मोदी का काफिला और काफिले पर फूल बरसाते दोनों ओर खड़े बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी का यूपी के गोरखपुर पहुंचने पर इसी खास अंदाज में स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। वो पार्टी के झंडे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे, मोबाइल कैमरे से पीएम के काफिले की फोटो उतार रहे थे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के बाद यूपी के उस पूर्वांचल इलाके में पहुंचे जो कि राजनीतिक रूप से मोदी और बीजेपी दोनों के लिए बहुत अहम है। यूपी ही वो राज्य है जहां से 80 लोकसभा सांसद चुनकर आते हैं। यूपी ही वो राज्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। पीएम मोदी भी 9 साल पहले इसी यूपी के पूर्वांचल के रास्ते दिल्ली के सत्ता के शिखर तक पहुंचे। अब 2024 के चुनाव में पावर की हैट्रिक जमाने के लिए उनकी नजर फिर उसी यूपी पर है। इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी विरासत भी इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर से यूपी की 80 सीटों के लिए चुनावी शंखनाद किया। पूर्वांचल की धरती पर कदम रखकर उन्होंने तोहफों की झड़ी लगा दी। गोरखपुर से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन, बनारस जौनपुर हाईवे के चौड़ीकरण के काम की शुरुआत, काशी में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों का आधुनिकीकरण, माल ढुलाई गलियारे वाली नई लाइन की शुरुआत। ये काम उन कई विकास परियोजनाओं में से प्रमुख है जिनकी पीएम मोदी के हाथों शुरुआत हुई। और उसी कार्यक्रम में मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा। यूपी की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य में पूर्वांचल भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र पूर्वांचल है, लेकिन पूर्वांचल की सियासी जमीन काफी खुरदुरी है। इसकी एक झांकी बीजेपी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में देख चुकी है। 2022 में बीजेपी पूर्वांचल में पिछले चुनाव के मुकाबले 23 सीटें हार गई थी। 2022 में पूर्वांचल के 3 जिलों में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। आजमगढ़, गाजीपुर और कौशाम्बी जैसे पूर्वांचल के जिलों में बीजेपी एक भी सीट नहीं ले पाई थी,
जबकि बस्ती और मऊ जिले में बीजेपी सिर्फ एक सीट पर ही जीत पाई थी। पूर्वांचल का यही चुनावी रिकॉर्ड बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि बीजेपी के पास पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे करिश्माई व्यक्तित्व के नेता हैं। यूपी में बीजेपी की मिशन 80 सीट की कामयाबी इन दोनों के करिश्मे पर टिकी है। आज पीएम मोदी के गोरखपुर पहुंचने से पहले सीएम योगी ने उनके स्वागत में जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने पीएम मोदी को नए भारत का शिल्पकार कहा। पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। लेकिन चुनावी रणक्षेत्र में करिश्माई नेतृत्व के अलावा कई और भी फैक्टर काम करते हैं। इसलिए बीजेपी 2024 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर कब्जा करने के लिए कई संभावनाएं तलाश रही है। बीजेपी यूपी की 80 सीटें फतह करने के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। जैसे पूर्वांचल में एसबी एसपी के साथ ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं हैं। आरएलडी के समाजवादी पार्टी वाले गठबंधन से अलग होने की चर्चाएं हैं। ऐसी अटकलें लग रही हैं कि शायद जयंत चौधरी यूपी में बीजेपी के साथ आ जाए। हालांकि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने की संभावनाओं से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उनके एक ट्वीट की राजनीतिक हलकों में फिर से बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा कि चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ। अलग अलग इलाकों में जो जातीय फैक्टर है, बीजेपी फिर से उन्हें साध लेना चाहती है। बीजेपी को पता है कि यूपी से अगर 80 सीटों का पक्का बंदोबस्त हो गया तो 24 की लड़ाई और आसान हो जाएगी। इसलिए 80 सीटों के लिए पूर्वांचल पर काफी फोकस है, क्योंकि यहां लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। कुल मिलाकर यूपी में 24 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी की शख्सियत और उनके कामकाज की कसौटी पर तो कसा जाएगा ही, सीएम योगी के गवर्नेंस मॉडल पर भी रेफरेंडम होगा। तो टारगेट तो सेट है, लेकिन सवाल यह कि आखिर बीजेपी इसे कैसे हासिल करेगी। इसके लिए कई तरह की कसरत पार्टी के अंदर भी और सरकार में भी जारी है। कई तरह के फेरबदल हुए भी और आने वाले दिनों में होंगे भी। सवाल यह है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, क्या उसका फायदा वाकई में पार्टी को होने जा रहा है, और क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी 2024 में किला फतह कर लेंगे। रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी में पीएम मोदी और दिल्ली में जेपी नड्डा। ये तस्वीरें बीजेपी की चुनावी तैयारियों की तस्दीक कर रही हैं। पीएम मोदी सीधे ग्राउंड पर उतरकर आम लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, तो इस कनेक्शन को कैसे वोट में तब्दील किया जाए, इसकी तैयारी दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। विपक्ष अभी गठबंधन की संभावना तलाश रहा है कि बीजेपी ने ग्राउंड पर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्षी नेता अभी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा में जुटे हुए, वहीं बीजेपी ने संजीदगी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इन तैयारियों में बीजेपी का फोकस सबसे पहले संगठन को मजबूत करना और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है। मजबूत संगठन के दम पर ही 2014 से अब तक बीजेपी विपक्षी दलों को मात देती रही। इसलिए बीजेपी का फोकस अपने संगठन को और ताकतवर और एक्टिव बनाना है। इसके लिए बीजेपी ने पूरे देश में अपने संगठन को 3 हिस्सों में बांटा है। ईस्ट जोन में 12 राज्यों को रखा गया है, नॉर्थ जोन में 14 राज्यों को रखा गया है और साउथ जोन में 10 राज्य रखे गए हैं। संगठन के नजरिए से राज्यों को 3 हिस्सों में बांटने के बाद बीजेपी ने बैठकें शुरू कर दी हैं। पहली बैठक ईस्ट जोन के राज्यों को लेकर के हुई। ये 6 जुलाई को गुवाहाटी में हुई। गुवाहाटी में हुई इस बैठक में उत्तर पूर्व के 12 राज्य शामिल हुए। इन राज्यों में लोकसभा की 142 सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 में इनमें से 48 सीटें जीती थी। इन राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे वो राज्य भी हैं जहां बीजेपी 2019 के अपने स्कोर को सुधारने की उम्मीद कर रही है। महाजन संपर्क अभियान पिछले 9 साल मोदी जी ने जो काम किया, उसका ये हम लोग जनता के पास गया,
संपर्क जो समर्थन उसका बड़ा भी मिसर था। चुनावी तैयारियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज 7 जुलाई को दिल्ली में नॉर्थ रीजन की बैठक हुई। इसमें 14 राज्यों के बीजेपी नेता शामिल हुए। इन राज्यों की 219 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 182 सीटें जीती थी। बीजेपी के सामने चुनौती इन राज्यों में अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने और उसमें सुधार करने की है। संगठन को मजबूत करने की कवायद के बीच बीजेपी ने 4 चुनावी राज्यों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। प्रहलाद जोशी को राजस्थान, ओपी माथुर को छत्तीसगढ़, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश, जबकि प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोकसभा में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साउथ रीजन के नेताओं की बैठक 9 जुलाई को हैदराबाद में होगी। बैठक में दक्षिण भारत के 10 राज्यों के बीजेपी पदाधिकारी शामिल होंगे। इन राज्यों की 182 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी 53 सीट ही जीत पाई थी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी के लिए ये राज्य बेहद अहम है, क्योंकि इन राज्यों में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं, जहां बीजेपी को अपना स्कोर सुधारने की सख्त जरूरत है। बीजेपी संगठन में हो रहे फेरबदल और संगठन से जुड़ी बैठकों पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के मंथन के बाद बीजेपी के संगठन में बदलाव हो रहे हैं। पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने और एक्टिव करने के लिए 28 जून को पीएम के घर पर अहम बैठक हुई थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। इस बैठक के बाद 4 जुलाई को बीजेपी ने 4 प्रदेशों के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का ऐलान किया था। 6 जुलाई को फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच 4 घंटे की मैराथन बैठक हुई। इस बैठक के बाद संगठन और सरकार में और बड़े बदलाव की चर्चा है। आने वाले दिनों में बीजेपी 6 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चर्चा है कि सरकार से संगठन में कुछ और मंत्रियों को भेजा जा सकता है। चर्चा ये भी है कि साल 2024 की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए एनडीए के उन सहयोगियों को वापस लाया जा सकता है जो गठबंधन को छोड़ चुके हैं। इसके लिए 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अकाली दल, एलजेपी, रामविलास के चिराग पासवान और टीडीपी के भी शामिल होने की अटकलें हैं। कुछ और नए दलों को भी गठबंधन में लाने की कोशिश है, यानी बीजेपी एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रही है। मिशन पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है। एनडीए के विस्तार की तैयारी, सरकार में सहयोगियों को शामिल करने की तैयारी, ये बीजेपी की चुनावी तैयारी है। जब विपक्ष अभी गठबंधन पर चर्चा कर रहा है, उसी वक्त बीजेपी जमीन पर खुद को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो चुनावी शंखनाद किया, उसका ग्राउंड जीरो था छत्तीसगढ़। तो आप सोच रहे होंगे छत्तीसगढ़ क्यों? इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिया। उन्होंने दरअसल छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस के मॉडल पर ताबड़तोड़ हमले किए। तो यहीं से अब सोचा यह भी जाने लगा है कि क्या छत्तीसगढ़ की जो लड़ाई होगी, उस बैटल ग्राउंड में भी बीजेपी के चेहरे नरेंद्र मोदी ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रायपुर, छत्तीसगढ़। शहर में बारिश हुई थी, जलभराव था, लोग छाते लेकर निकले थे और शहर के सारे रास्ते जा रहे थे उस तरफ जहां पीएम मोदी अपने तूफानी दौरे का आगाज कर रहे थे। बारिश के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं था। पीएम के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हुजूम उमड़ा हुआ था। मोदी जी को देखने के लिए मैं ही नहीं, वरन आम जनता और सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। मोदी जी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। बारिश हो या तूफान, नरेंद्र मोदी जी को तो हम देखेंगे और सुनेंगे। आज मोदी जी के छत्तीसगढ़ आगमन में परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। करीब 4 साल बाद पीएम मोदी रायपुर पहुंचे थे। पीएम ने रायपुर दौरे के लिए वो वक्त चुना जब साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चुनावी राज्यों में छत्तीसगढ़ ही ऐसा है जहां कांग्रेस फिलहाल सबसे मजबूत है।
इसलिए इस सूबे में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है और शायद इसीलिए पीएम ने चुनौती से दो हाथ करने के लिए रायपुर को चुना है। छत्तीसगढ़ से चारों तरफ, हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार बदलवो। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। पीएम छत्तीसगढ़ को विकास की सौगात देने पहुंचे थे। माहौल चुनावी है, इसलिए चुनावी चर्चा भी होनी थी और हुई भी। दरअसल छत्तीसगढ़ को कांग्रेस गुड गवर्नेंस का एक मॉडल बनाकर पेश करती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इसी मॉडल पर रायपुर में सवाल उठाए। पीएम मोदी ने अपने 30 मिनट के भाषण में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को करप्ट करार दिया। भूपेश बघेल सरकार को करप्शन का मॉडल बताया। कांग्रेस पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। पीएम ने छत्तीसगढ़ से इमोशनल कनेक्शन जोड़ते हुए याद दिलाया कि नया राज्य बीजेपी के शासन में ही बना था और बीजेपी ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल के सामने पीएम मोदी ने अपने दिल्ली मॉडल को पेश किया। पीएम ने बताया कि 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 30% से ज्यादा गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी और अब ये 6% रह गई है। माइंस और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ को ज्यादा पैसा मिला। 2014 में छत्तीसगढ़ को 1300 करोड़ मिले थे, लेकिन 2020-21 तक बढ़कर 2800 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलने लगी। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिली। मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए की मदद मिली। यानी रोजी और रोजगार से लेकर सेहत के मुद्दे पर पीएम मोदी ने अपने सरकार की उपलब्धि छत्तीसगढ़िया लोगों के सामने रख दी। आज यहां पीएम आवास योजना के लाखों घर वेटलिस्ट में हैं। आपके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा है। भाजपा ने यहां गरीबों को पक्की छत के लिए मोर आवास मोर अधिकार का आंदोलन किया है। जहां जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, गरीब को घर देने का काम तेज किया जाएगा। पीएम के भाषण के बाद सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदी मॉडल को ही आगे रखकर चुनाव लड़ेगी? क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी को भूपेश बघेल के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा नहीं मिल रहा? छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां बीजेपी ने लगातार तीन बार सरकार बनाई थी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में सूबे में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई थी। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, बीएसपी को 2 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीतकर वापसी तो की, लेकिन पिछले 4.5 सालों में भूपेश बघेल सरकार के सामने बतौर विपक्ष स्थानीय बीजेपी की दमदार मौजूदगी नहीं दिखती है। बीजेपी की परेशानी यह है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के अलावा पार्टी के पास कोई बड़ा और चर्चित चेहरा नहीं। भूपेश बघेल के पिछड़ा कार्ड के मुकाबले के लिए अब तक बीजेपी की कोई रणनीति सामने नहीं आई है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, ये भी तय नहीं। बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और राज्य में संगठन कमजोर है। इन चुनौतियों के बीच बीजेपी को तय करना है कि क्या वो फिर डॉक्टर रमन सिंह की तरफ लौटेगी या कोई नया चेहरा सामने लाएगी। जहाँ करप्शन है, जहाँ पे विकास अवरुद्ध हो चुका है, आज पूरे के पूरे 30 मिनट के भाषण में उन्होंने उस बात को चिन्हांकित किया और अपील किया जनता से कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है।
23 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी 44% है, 31% आदिवासी आबादी है, दलित आबादी 13% है, सवर्ण 8% है, 2% मुस्लिम और 2% ईसाई वोटर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस के लिए ये तुरुप का इक्का है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह सवर्ण समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी महज 8% है। बीजेपी की यही परेशानी है, इसलिए कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि पीएम के आने से भी छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव नहीं होगा। मोदी जी आए, 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फूटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य हैं उसका लोकार्पण करके वो गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात यह है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए। पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे से साफ है कि विकास और करप्शन को बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में भूपेश सरकार के खिलाफ एजेंडा बनाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या फेसलेस बीजेपी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा तलाश पाएगी, या फिर पीएम मोदी के भरोसे ही बीजेपी छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में उतरेगी? प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और विपक्ष पर जो हमला किया, उसकी गूंज तो कई दिनों तक सुनाई पड़ने वाली है। लेकिन विपक्ष के सामने दरअसल एक नई चुनौती सामने आ गई है। वो चुनौती है राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे? इसी पर सवाल खड़ा हो गया है। संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 23 जून को पटना में विपक्ष के महामंथन के बाद विपक्षी दिग्गजों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मंच पर विपक्ष के तमाम दिग्गज मौजूद थे। अरसे बाद आरजेडी की मुखिया लालू प्रसाद यादव ने माइक संभाला था। लालू के दाहिनी तरफ नीतीश कुमार थे। नीतीश के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बाद राहुल गांधी बैठे थे। पीछे आदित्य ठाकरे थे, सुप्रिया सुले थी। अरसे बाद लालू अपने पुराने अंदाज में दिखे। लालू ने मंच से ऐसा क्या कहा, पहले वो सुनिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। बैठक मिशन 2024 की तैयारी को लेकर थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर लालू ने मंच से राहुल गांधी को शादी करने या दूल्हा बनने के लिए क्यों कहा? क्या लालू बता रहे थे कि विपक्ष की एकता वाली बारात के दूल्हा राहुल गांधी हैं? क्या लालू इशारा कर रहे थे कि राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या लालू विपक्षी पार्टियों और बीजेपी को यह संदेश दे रहे थे कि विपक्ष के गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी है? लालू के बयान की व्याख्या पॉलिटिकल पंडित अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन राहुल विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं, इसको लेकर सवाल बड़ा है। सवाल कोर्ट से भी जुड़ा है। सवाल राहुल के उस संकट का है जिस पर अंतिम फैसला कोर्ट में ही होना है। आज ये सवाल और बड़ा हो गया है, क्योंकि मोदी सरनेम की मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। क्योंकि मोदी सरनेम की मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आज ये बोला है कि जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो बिल्कुल न्याय की प्रक्रिया के साथ संगत है, सुसंगत है, उसमें कोई क्षति नहीं है। दूसरा, लोअर कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ था उसमें जो भी एविडेंस है वो सही है। फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं, और जो भी कानूनी मुद्दे उसमें उठाए गए उसमें हमारे जो एडवोकेट है टोलिया साहब वो आपको बताएंगे। राहुल इस केस में जमानत पर है, लेकिन सवाल फौरी राहत का नहीं। सवाल उस भविष्य का है जिसकी तैयारी के लिए पटना में बैठक हुई थी और जिस तरफ लालू ने इशारा किया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं होगी और राहुल गांधी अगले 6 साल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
यानी न सिर्फ 2024 बल्कि 2029 के उनके चुनाव लड़ने पर खतरा मंडरा रहा है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर 2024 में विपक्ष का नेता कौन होगा? राहुल कैसे दूल्हा बनेंगे? ओबीसी लोगों का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है। आप सावरकर को कुछ भी बोल देंगे। बहुत सारे मोदी उत्तर भारत में अति पिछड़े परिवार से आते हैं। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था। कोर्ट की इस लड़ाई को कांग्रेस सियासी मोर्चे पर भी लड़ने की तैयारी में है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रियंका गांधी के ट्वीट का एक एक शब्द इसकी गवाही दे रहा है। कांग्रेस के दूसरे नेता इस लड़ाई को सियासी फ्रंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर के दर्ज को कंसीडरेशन में लेना भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, जाएंगे हम, न्याय मिलेगा। देखिए, न्यायालय के फैसले का कल भी सम्मान, आज भी सम्मान। माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खुला है, हम उनकी चौखट पे जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस राजनीतिक मुकदमे में हमें माननीय उच्चतम न्यायालय से जरूर इंसाफ मिलेगा, मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। और राहुल गांधी जी को आप बहुत ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे। अब सवाल यह है कि विपक्ष के मिशन 2024 का क्या होगा? क्या कांग्रेस कानूनी मोर्चे पर उलझे राहुल गांधी की जगह किसी दूसरे चेहरे को आगे करेगी? क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बनने की रेस से बाहर हो गए हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। हालांकि विपक्ष के नेता फिलहाल राहुल गांधी के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल बैटल, लीगल बैटल में जय या पराजय नहीं होता। जो प्रयास विपक्षी एकता के हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उसके नेता इस विषय में आगे बढ़ के जो भी प्रयास करते हैं, हम सभी ऐसे प्रयासों के साथ हैं। चूंकि हमारी पार्टी जनता दल यू और हमारे नेता नीतीश कुमार इन प्रयासों के अलंबरदार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी बचा है। सत्य को तो परेशान होना पड़ता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। आज नहीं कल उन्हें भी न्याय जरूर मिलेगा। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नाराजगी भी दिखाई। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच अब कांग्रेस का थिंक टैंक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। चुनावी रण सज चुका है, हुंकार भरी जा चुकी है। लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। इस लड़ाई का विजेता कौन होगा, ये तो जनता ही तय करेगी।